रात का समय, हल्की हल्की धुंध पूरे पार्क में फैली हुई है। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं। पार्क के पुराने झूले हवा में धीमे धीमे हिल रहे हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। कौन है? दिख क्यों नहीं रहा है? कौन है? हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। पार्क में लगे सूखे पत्ते अचानक जमीन पर फैलने लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पैर से रौंदा हो। रवि और तेज भागता है। उसकी पसीने से भीगी हुई शर्ट उसकी बदहवासी बयान कर रही थी। वो भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हैं कि पास की खामोशी में भी गूंज रही हैं। ये सिर्फ मेरा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है। रवि की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर झाड़ियों की तरफ देखता है। वहां कोई नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। पुराने लकड़ी के टेबल पर कुछ फाइलें बिखरी पड़ी हैं, कुछ तस्वीरें जिनमें रवि की लाश, खून से सना पार्क का रास्ता और एक अंधेरा कोना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। दीवार पर लगे घड़ी की टिक टिक कमरे की सुनसान खामोशी को तोड़ रही है। जासूस विवेक खन्ना मेज पर झुका हुआ है। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई हैं। सामने इंस्पेक्टर शर्मा बैठा है, जो तस्वीरों को ध्यान से देख रहा है। फिर वही तरीका, फिर वही अंधेरा, लेकिन कोई गवाह नहीं। ये 5वां केस है विवेक, कोई भी इसे होते हुए नहीं देख पाया। बताओ। क्योंकि हत्यारा जानता है कि कैसे छिपना है। छिपना मतलब हत्यारा दिखता नहीं और ना ही किसी को दिखता है। जैन जनाब, सर एक चश्मदीद मिला है। क्या? कौन है वो? एक और कमरे में एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से पानी का ग्लास पकड़े बैठा है। मैं वहां था। मैंने उसे महसूस किया है भाई। किसे? बूढ़े आदमी की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए बोलता है, वो एक संगीतकार था। हाँ। विवेक और इंस्पेक्टर शर्मा एक दूसरे को संदेहपूर्ण नजरों से देखते हैं। कमरे में हल्की रोशनी जल रही है। बूढ़ा आदमी थरथराते हाथों से पानी पीने की कोशिश करता है। विवेक और इंस्पेक्टर शर्मा उसके सामने बैठे हैं। टेबल पर एक रिकॉर्डर रखा है, जो उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा है। तुमने कहा तुमने हत्यारे को महसूस किया था, लेकिन देखा नहीं। हाँ, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे सुना था। एक अजीब धुन। धुन? कैसी धुन? एक पियानो की धुन। हाँ, बहुत ही मंद, लेकिन खौफनाक, जैसे कोई किसी की मौत की धुन बजा रहा हो। विवेक और इंस्पेक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विवेक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है। तो मतलब जब हत्या हुई तब पियानो की आवाज आ रही थी? हाँ, और फिर एकदम सन्नाटा। बस कुछ पलों बाद मैंने फिर किसी के गिरने की आवाज सुनी। कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। बूढ़ा आदमी घबराकर इधर उधर देखने लगता है। वो कोई साधारण आदमी नहीं था सर। हाँ। ओ बाबा जी, देखो
हमें साफ साफ बताओ वो कौन था, ठीक है? वो एक संगीतकार था साहब। विवेक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा की तरफ देखता है। 1 मिनट। वो खड़ा होता है और तेजी से फाइलों को पलटता है। कुछ तस्वीरें निकालकर बूढ़े आदमी के सामने रखता है। तस्वीरों में कुछ लोग हैं, मरने वाले, और कुछ संदिग्ध चेहरे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, इनमें से कोई तुम्हें याद है? बूढ़ा आदमी एक एक करके सभी तस्वीरें देखता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर रुक जाती है। यही था, यही वो आदमी था साहब। कौन? आशुतोष वर्मा, संगीत शिक्षक। हाँ। इंस्पेक्टर शर्मा तेजी से खड़ा हो जाता है। विवेक भी तस्वीर को ध्यान से देखता है। एक शांत, भद्र दिखने वाला आदमी जिसकी आंखों पर काले चश्मे हैं। अरे ये तो अंधा है। अंधा है पर अंधा नहीं है। कमरे में खामोशी छा जाती है। विवेक की आंखें गहरी सोच में डूब जाती हैं। कमरे में गहरी खामोशी छाई है। आशुतोष अभी भी पियानो पर उंगलियां फिरा रहा है। उसकी धुन धीरे धीरे और डरावनी होती जाती है। विवेक और इंस्पेक्टर शर्मा सावधानी से इधर उधर नजरें दौड़ा रहे हैं। मैंने पूछा, ये औरत कौन है? आशुतोष अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए धीरे से तस्वीर को छूता है। उसकी उंगलियां जैसे अतीत के किसी दर्द को महसूस कर रही हों। संगीत और दर्द साथ साथ चलते हैं जासूस साहब। अरे भाई साफ साफ जवाब दो वर्मा जी, पहेलियां मत बुझाओ। आशुतोष एक गहरी सांस लेता है, पियानो बजाना बंद कर देता है और तस्वीर को हाथ में लेता है। फिर धीमी आवाज में बोलता है, ये मेरी पत्नी थी, कुमुद। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। विवेक की भौहें तन जाती हैं। इंस्पेक्टर शर्मा थोड़ा हैरान हो जाता है। थी? मतलब अब वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल, वो मर चुकी है। मर चुकी है? कैसे? आशुतोष एक लंबी सांस लेकर सिर झुका लेता है। उसकी उंगलियां तस्वीर पर कस जाती हैं। उसकी आवाज अब दर्द में डूबी हुई लगती है। उसे इस दुनिया ने मुझसे छीन लिया। विवेक और इंस्पेक्टर ध्यान से आशुतोष को देखने लगते हैं। इस दुनिया ने मतलब? उन लोगों ने जिनके पास आंखें थी लेकिन इंसानियत नहीं। इंस्पेक्टर शर्मा और विवेक एक दूसरे को देखते हैं। ओ भाई, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों का कत्ल हुआ है ना, उन सब की मौत से पहले पियानो की धुन सुनी गई थी, समझ लिए? आशुतोष हल्की हंसी हंसता है, लेकिन उसमें गहरी कड़वाहट झलकती है। संगीत कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ सच दिखाता है जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम कहना क्या चाह रहे हो आशुतोष? आशुतोष अब चुप हो जाता है। वो पियानो की चाबियों को हल्के हल्के छू रहा है, जैसे किसी पुराने दर्द को वो महसूस कर रहा हो। फिर वो धीरे से उठता है और कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करता है। वहां देखो। विवेक और इंस्पेक्टर उस तरफ बढ़ जाते हैं। कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। विवेक उसे खोलता है और अंदर से कुछ धूल भरी फाइलें निकालता है। ओ भाई, ये क्या है? विवेक ध्यान से फाइलों को पलटने लगता है। उनमें कई अखबारों की कतरनें रखी हैं, जिनमें कुमुद की मौत की खबरें छपी हैं। एक शीर्षक पर विवेक की नजर ठहर जाती है, प्रसिद्ध संगीतकार की पत्नी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब। तुम्हारी पत्नी गायब हो गई थी? आशुतोष का चेहरा अब सख्त हो चुका है।
उसकी उंगलियां कसकर पियानो के किनारे पकड़ चुकी हैं। गायब नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था। कमरे में सिहरन दौड़ जाती है। विवेक और इंस्पेक्टर दोनों आशुतोष की तरफ देखते हैं। लेकिन किसने? आशुतोष अब पूरी तरह शांत हो चुका है। उसकी आंखों पर काला चश्मा अब और भी रहस्यमय लग रहा है। जिनकी आंखें तो थीं, परंतु आत्मा अंधी थी। विवेक फाइलों को और ध्यान से देखने लगता है। एक फाइल में एक नाम दिखता है उसे, राज मल्होत्रा। विवेक तुरंत पहचान जाता है कि ये नाम हाल ही में मारे गए एक आदमी का था। ये राज मल्होत्रा? आशुतोष अब एक ठंडी हंसी हंसता है। तो अब तुम्हें भी कड़ियां जोड़नी आ गई जासूस साहब। विवेक अब और एक कतरन उठाता है। उसमें कुछ अन्य मारे गए लोगों के नाम हैं। वो सब एक ही ग्रुप के थे। ये सब एक ही ग्रुप से जुड़े हुए थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कुमुद को गायब करने में कोई ना कोई भूमिका निभाई थी। आशुतोष अब पूरी तरह शांत हो जाता है। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंध जाते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए था और मैंने इंसाफ लिया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। विवेक और इंस्पेक्टर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उनके सामने असली हत्यारा खड़ा है। तो तुम मान रहे हो कि इन हत्याओं के पीछे तुम्हारा हाथ है? स्वीकारना और साबित होना दोनों अलग बातें हैं जासूस साहब। अरे बकवास बंद करो। तुम्हारे पास हर मरने वाले से जुड़ी कोई ना कोई कहानी है, और हम दोनों जानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इत्तेफाक तो ये है कि जिन लोगों ने मेरी कुमुद को मुझसे छीना वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। विवेक और शर्मा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आशुतोष अब धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पुराना ब्रेल नोट निकालकर मेज पर रख देता है। विवेक उसे उठाता है और ध्यान से पढ़ता है। ये कुमुद की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है। हाँ, और इसमें लिखा है कि अगर मैं उसे बचा सकता तो बचा लेता, लेकिन मैं अंधा था, मैं कुछ नहीं कर सका। शर्मा अब भी आशुतोष पर शक की निगाहें जमाए खड़ा है, लेकिन विवेक का मन डगमगाने लगता है। उसकी आंखें अब उस अंधे इंसान के दर्द को समझने लगती हैं। भाई देखो, हम तुम्हारे अतीत से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। हमें तुम्हें हिरासत में लेना होगा। आशुतोष के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह मिट चुकी है। अब वो धीरे से अपने पियानो की तरफ मुड़ता है और एक भारी नोट बजाता है, जिससे कमरे में एक अजीब सा कंपन पैदा होता है। तभी बिजली चमकती है और अचानक से लाइट गुल हो जाती है। क्या हुआ? शर्मा, टॉर्च जलाओ। इंस्पेक्टर शर्मा जल्दी से अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलाता है, लेकिन आशुतोष अपनी कुर्सी से गायब हो चुका है। अरे साला भाग गया है। विवेक तेजी से कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसे एक हल्की सी संगीत की धुन सुनाई देती है, जो नीचे तहखाने की तरफ से आ रही है। शर्मा, जल्दी चलो। दोनों तेजी से तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। विवेक अपनी गन निकाल लेता है और इंस्पेक्टर शर्मा अपनी बैटन को कसकर पकड़ लेता है। तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुलता है। तहखाने के अंदर अंधेरा पसरा हुआ है। सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा की टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर कांप रही है। चारों ओर धूल और नमी की गंध फैली है। सावधान रहो, यह आदमी अंधेरे में भी हमें देख सकता है और हम उसे नहीं देख सकते। साला, हम पुलिस वाले हैं, कोई भूत नहीं पकड़ रहे हम। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है।
लेकिन वहां कुछ नहीं होता। एक मिनट, शायद ये हमारी चालाकी का इम्तिहान ले रहा है। रे आशुतोष, रे बाहर निकल, नहीं तो गोली मार दूंगा, बता रहा हूं। बाहर निकल। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, फिर धीरे धीरे एक परछाई अंधेरे में उभरती है। आशुतोष, वो अभी काला चश्मा पहने हुए है और उसके हाथ में एक पुरानी ब्रेल किताब है। वो मुस्कुराता है जैसे उसे किसी बात की जरा सी भी चिंता ना हो। अगर अंधेरे से डर लगता है तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। इंस्पेक्टर शर्मा ने गन सीधी आशुतोष की ओर तान दी। विवेक हाथ से उसे इशारा करता है कि धैर्य रखे। हम तुम्हें पकड़ने आए हैं आशुतोष, खेल खत्म। खेल तो तभी खत्म हुआ था जब मेरी कुमुद से छीना गया था। और तुम जानते हो मैंने बदला क्यों लिया? ये दुनिया मुझसे कहती थी कि मैं देख नहीं सकता, पर मैंने सुना कि लोग कैसे मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने महसूस किया कि कौन मेरे लिए जहर बो रहा था, और फिर मैंने अपनी ही तरह का इंसाफ चुना। विवेक और इंस्पेक्टर शर्मा के चेहरों पर तनाव बढ़ता जाता है। आशुतोष अब उनके बेहद करीब है। ये आदमी सिर्फ अपने कानों से ही नहीं देखता, यह हमारे डर को भी पढ़ सकता है। अरे भागने की कोशिश भी मत करना, बता रहा हूं। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, परंतु ये मत भूलना, अंधेरा मेरी दुनिया है। तुम यहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। विवेक और इंस्पेक्टर शर्मा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो जानते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं। शर्मा आगे बढ़ता है और आशुतोष को हथकड़ी पहना देता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा है। जज की कुर्सी के सामने विवेक, इंस्पेक्टर शर्मा और आशुतोष खड़े हैं। जज फाइलों को पलटते हुए गंभीर मुद्रा में है। मीडिया, वकील और दर्शकों की भीड़ सांस थामे हुए है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि एक लंबा ठहराव। आशुतोष बिना किसी डर के खड़ा है, जैसे उसे पहले से पता है कि फैसला क्या होगा। आशुतोष वर्मा ने इन हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन यह सिर्फ बदले की भावना से नहीं था। यह उसके अतीत के दर्द और समाज द्वारा अनदेखी का नतीजा था। लेकिन माय लॉर्ड, एक आदमी जो देख नहीं सकता, वो इतनी सफाई से हत्या कैसे कर सकता है? उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान हर चीज को देख सकते थे। दिल की धड़कन, सांसों की लय, कदमों की गूंज, यही उसकी ताकत थी। सही कहा, मुझे कभी किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ उनकी ध्वनि ने मुझे सब कुछ बता दिया। अदालत आशुतोष वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। विवेक, अगली बार अंधेरे को हल्के में मत लेना। विवेक ठंडी सांस छोड़ता है। वो जानता है कि भले ही मामला खत्म हो गया हो, लेकिन आशुतोष की कही ये आखिरी बात उसे लंबे समय तक सताने वाली है। कुछ दिनों बाद विवेक अपनी गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा है। तभी उसके सामने एक अंधा आता है। विवेक गाड़ी रोक लेता है, लेकिन तभी विवेक देखता है कि ये आदमी अंधे होने का नाटक कर रहा है। विवेक के दिमाग में एक बात आती है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। हेलो, मेरा नाम विवेक है।
देखिए, आपकी जेल में एक कैदी है जिसका नाम आशुतोष है और वो अंधा नहीं है। अरे भाई साहब, आशुतोष जी जेल से भाग लिए हैं। क्या?